पेज की ओर। इस पेज में ये बताया गया है कि 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। ये इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, त्याग पत्र किसको देता है, प्राइम मिनिस्टर किसको देता है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं जनरल सिंपल क्वेश्चन, हर बार वो टफ नहीं बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र देता है प्रेसिडेंट को। अब 3 केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा कि मान लो पीएम ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को, तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो पाती, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, प्रेसिडेंट कहेगा कि प्रधानमंत्री तुम और तुम्हारा पूरा मंत्री परिषद अपने पद पर बने रहो जब तक कि दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता। अगर मान लो प्रधानमंत्री ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को, तो वो ये कह सकता है कि भैया तुम अभी अपने पद पर बने रहो। फिर दूसरा केस होता है कि अगर मान लो पीएम की डेथ हो जाए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सीनियर मोस्ट मेंबर यानी कि मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम सदस्य को अंतरिम तौर पर, इंटरिम तौर पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं, हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी तो गुलजारी लाल नंदा को बना दिया था। फिर जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी तब भी गुलजारी लाल नंदा को बना दिया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का जो भी सबसे बड़ा उम्रदराज सदस्य होता है, पद में सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसको बना सकते हैं। सीनियरिटी लेवल कई बेसिस पे होती है, तो सीनियर मोस्ट जो भी होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसको प्रेसिडेंट बना देगा। एक तो ये केस है। और दूसरा ये केस है कि मान लो पीएम की डेथ हो जाए और जब तक लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है, बहुमत दल है, वो अपना नया नेता नहीं चुन लेती, तब तक प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो उसे लगता है कि ये लोकसभा में मेजॉरिटी गेन करने की स्थिति में है। मान लो अभी तक प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है और कोई सीनियर मोस्ट मेंबर ऐसा नहीं मिल पा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और जो मेजॉरिटी पार्टी है, बहुमत दल है लोकसभा के अंदर, उसके जो नेता हैं वो अभी तक अपना नया नेता नहीं चुन पा रहे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो तब तक फॉर द टाइम बीइंग, उस समय तक के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में सर्वाधिक समर्थन जुटा सकने की स्थिति में है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी, मैंने यहाँ लिखा है, देयर शुड बी नो कार्यकारी शून्य और एग्जीक्यूटिव वैक्यूम। हमारे भारतीय संविधान का ये मूल सिद्धांत है कि कभी भी एग्जीक्यूटिव वैक्यूम यानी कार्यपालिका शून्य नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। चाहे फिर थोड़े समय के लिए किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना पड़े, नए मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़े, पर कभी भी खाली हो, उनका अस्तित्व ही ना हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी एग्जीक्यूटिव वैक्यूम यानी कार्यपालिका शून्य कभी भी नहीं हो सकता। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और वो क्या, वो ये कि जो लॉर्ड मॉर्ले थे, है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था और कैबिनेट का प्रमुख स्तंभ कहा था, की स्टोन ऑफ द कैबिनेट, और प्राइमस इंटर पेरस कहा था। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। तो जो लॉर्ड मॉर्ले हैं, उन्होंने कहा था कि सभी बराबरी वाले नेताओं में प्रधानमंत्री सबसे टॉप पे होता है, समकक्षों में प्रथम। जैसे कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके जो सांसद हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को चुनता है और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनके संग मिलकर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करता है। तो अपने सभी मिनिस्टर वाले सर्कल में वो सुप्रीम मिनिस्टर होता है। इसका सिंपल सा ये है मतलब। तो कभी कभी तो हिंदी में समकक्षों में प्रथम, और इसका जो लैटिन फ्रेज है वो है प्राइमस इंटर पेरस। और कैबिनेट में की स्टोन, हाँ कैबिनेट में क्या होता है कि सब
मिनिस्टर्स की अपनी अपनी मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उनका हेड कौन होता है, वो सब रिपोर्ट किसको करते हैं, तो करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो की स्टोन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का प्रमुख स्तंभ कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये दो टाइटल्स प्राइम मिनिस्टर को, प्राइमस इंटर पेरस यानी समकक्षों में प्रथम, और की स्टोन ऑफ द कैबिनेट यानी कैबिनेट का प्रमुख स्तंभ, ये टाइटल्स दिए थे लॉर्ड मॉडले ने। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। वो फैक्ट्स ये हैं कि एक एक्ट आया था 1961 में, जिसका नाम था भारत सरकार कार्य आवंटन 1961 एक्ट, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। ये एक्ट सिंपल सी बात कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसकी जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, सब डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री है, उनके कामों को स्पष्ट तरीके से बांट रखा है। अब जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर भी तो कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगती है। चुनाव से 1, 2, 3 महीने पहले सभी कार्य बंद कर लेते हैं, कैंपेनिंग वगैरह भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो केंद्रीय मंत्रियों पे, सेंट्रल मिनिस्टर्स पे आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने और उससे संबंधित सभी मामलों को डील कौन करता है, होम मिनिस्ट्री डील करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गृह मंत्रालय। और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कामों को सभी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में जो डिवीज़न किया हुआ है 1961 के एक्ट के तहत किया हुआ है। तो भारत सरकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कार्य आवंटन नियम 1961 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और आता है, आर्टिकल 352 का पार्ट 3 का खंड 1। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं आपातकाल की घोषणा तभी करूँगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश हो। अब देखो, यहाँ मंत्रिमंडल लिखा है, मंत्री परिषद नहीं है, तो मेक श्योर आप ध्यान रखना, केवल यहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का मेंशन हुआ है स्पेसिफिकली। और जगह तो मंत्री परिषद भी शामिल होते हैं, लेकिन आर्टिकल 352 के पार्ट 3 के खंड सब पार्ट 1 के तहत प्रेसिडेंट कहता है कि मैं इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा तभी करूंगा जब प्रधानमंत्री और उसका जो कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वो मुझे लिखित में लेटर लिख के देगा, लिखित सिफारिश पर ही मैं करूंगा। तो ये जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये जो लिखित सिफारिश वाला पॉइंट है, ये किस संविधान संशोधन से इस आर्टिकल में ये बात लिखी ऐड हुई है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। पहले मंत्री परिषद था, बट मंत्रिमंडल शब्द को ऐड किया है स्पेसिफिकली और मंत्री परिषद को हटा दिया है। तो वो ये किससे किया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। अब देखो एक छोटी सी बात और, पीएम 4 बॉडीज़ का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है, और अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। तो ये तो इजी है, नीति आयोग है ना, जो हमारा पहले प्लानिंग कमीशन था, उसका पीएम हेड होता है। नेशनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, और फिर स्टेट इंटर स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उसकी जो काउंसिल होती है अंतर्राज्यीय परिषद, उसका भी वो हेड होता है। फिर एक पॉइंट आता है, संसदीय सचिव को शपथ पीएम दिलाता है। संसदीय सचिव को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। देखिए संसदीय सचिव कौन होता है, संसदीय सचिव जैसा पद कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना कोई 1952 या फिर कोई भी प्रकार के कानून में भी मेंशन नहीं है। एक छोटी सी नियमावली है राज्य सरकार, राज्यसभा और लोकसभा की, जिसमें मंत्रियों की डिफाइन में लिख रखा है कि मंत्री में मंत्री परिषद, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब मंत्री मिला के इंक्लूड होते हैं। अब ये संसदीय सचिव, पार्लियामेंट सेक्रेटरी के जो भी मंत्री पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है, इसमें खास बात क्या होती है कि अन्य मंत्रियों को तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर दिलाता है। तो इसलिए ये खास हो जाता है कि पीएम भी किसी को शपथ दिलाता है तो वो है संसदीय सचिव। ऑल्दो दिस पोस्ट डजंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, बट जब मंत्री पर वर्ड की डिफाइन हो रही थी तो उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया।
अब ये अन्य से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी संसदीय सचिव को पीएम दिलाते हैं। अब छोटी सी बात अपन कैबिनेट मंत्री का कंसेप्ट समझ लेते हैं। कैबिनेट मंत्री, जैसा कि मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया था कि ये सब मंत्री परिषद है जो पीएम की सरकार में जो बहुमत दल होता है, उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है, मेजॉरिटी पार्टी का नेता, वो तो पीएम होता है और बाकी सब मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी कुछ स्पेसिफिक खास मिनिस्टर्स होते हैं जिनको इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो वो कैबिनेट का पार्ट होते हैं। तो अब क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऑल मिनिस्टर्स आर इंक्लूडेड इन कैबिनेट? नो, बट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो मंत्री परिषद का भी हिस्सा होते हैं, लेकिन सभी मंत्री परिषद वाले मंत्री कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। मान लो मंत्री परिषद में 15 हैं, तो कैबिनेट में मान लो 5 खास मंत्री पीएम के, जो इम्पोर्टेंट डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी मैटर्स, बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जो अति इम्पोर्टेंट संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर के संग इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने यहाँ मैंने मेंशन किया कि कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सुप्रीम यूनिट होते हैं। ये सरकार की सारी पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट करते हैं, सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और ये अपने अपने विभागों के भी अध्यक्ष होते हैं। और इनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए उप मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग वाले भी किए जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कौन नहीं बैठता? तो उप मंत्री नहीं बैठता, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बैठेगा, क्योंकि राज्य मंत्री लगभग कैबिनेट मंत्री के समान ही होता है, और उसके सहायता करने के लिए होता है, लेकिन उनका वेतन, उनकी पोस्ट वगैरह सब समान ही होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उसके बारे में, जो कि है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है, ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में 78 बात करता है। तो 78 कर्तव्य के बारे में बात करता है, 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इसके लिए, प्रेसिडेंट को गाइड करने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, और उनका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 75 कहता है अदर बातें रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। अब इसमें 3 बातें हैं। 78 का पार्ट ए कहता है कि संघ के यानी यूनियन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, संघ का प्रशासन है, और कानून निर्माण संबंधी प्रस्ताव जो है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है, जो भी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मंत्री परिषद के मंत्रियों के निर्णय हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे। तो 78A में क्या बात है कि राष्ट्रपति को सूचना देगा। कौन देगा सूचना? प्रधानमंत्री देगा। किसके बारे में सूचना देगा? कि जो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो अलग अलग मंत्री हैं, उन्होंने किसी भी जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, प्रशासन संबंधी मामले हैं, कानून निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है यूनियन के, सेंटर के, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए, इसकी सूचना प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को। 78B में राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर ऐसी सूचना भी देगा जो राष्ट्रपति उससे मांगना चाहे रिगार्डिंग संघ का प्रशासन और कानून संबंधी। यही ऊपर वाली बात में जिस इन्फॉर्मेशन को प्रेसिडेंट उससे मांगेगा प्राइम मिनिस्टर से, उसको देगा। ये बात 78B में कही गई है। तो 78A के रिलेटेड ही बात है, बस यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर चला के दे रहा है ए में। बी में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलरली राष्ट्रपति उससे मांगे प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के मामले में, वो देगा। 78C ये कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ऐसे विषयों पर विचार करने के लिए रख सकता है जिस पर किसी एक ही मंत्री ने निर्णय लिया हो
पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं लिया हो, तो वो कह सकता है भैया इस पे तो एक ही मिनिस्टर का डिसीजन आया है, आप चाहो तो सारे मिनिस्टर्स आपस में बैठ के विचार विमर्श कर लो, डिस्कस कर लो। कौन कह सकता है? राष्ट्रपति। अब भारत के उप प्रधानमंत्री जिन्हें हम कहते हैं वाइस पीएम, एक बार देख लेना इनको, वैसे बहुत कम या रेयर होते हैं बट नॉलेज के लिए ठीक है। हमारे फर्स्ट उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के कौन थे, जो कि एक होम मिनिस्टर भी थे, वो थे SV पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 1950 तक ये फर्स्ट उप प्रधानमंत्री भी थे और फर्स्ट गृह मंत्री भी थे, मतलब फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट वाइस पीएम भी थे। सेकंड मोरारजी देसाई 1967 से 69। इसको बस देख लो, 3-4 बार देख के छोड़ देना है, इससे क्या टाइमलाइन का आइडिया लग जाता है, और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई इवेंट की बात आती है, तो आप रिलेट कर लोगे उस टाइम पे ये पीएम थे, ये वाइस पीएम थे, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर चौधरी चरण सिंह एंड जगजीवन राम, ये संयुक्त रूप से, यूनाइटेड रूप से दोनों एक ही समय पे थे कुछ महीनों के लिए 1979 में। फिर यशवंत राव चव्हाण 1979 से 80 में। फिर चौधरी देवीलाल 1989 से 90 में। फिर से चौधरी देवीलाल 1990 से 1991 में। फिर लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004। अब एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के रूप में कब नियुक्त किए गए, तो जून 2002 में। तो उस पर्पज़ से मैंने यहाँ ये लिख रखा है, आप इसको दिमाग में रखना कि लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री थे भारत के, और जून 2002 में नियुक्त हुए थे। उससे पहले चौधरी देवीलाल थे 89, 90, 90, 91, 2 साल तक, है ना, 89 से 91। यशवंत राव चव्हाण 79 से 80। चौधरी चरण सिंह जगजीवन 79, 67, 69 मोरारजी देसाई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल 47, 50। याद नहीं होता तो एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, वो ये कि 47 में आज़ादी हुई, तो आज़ादी के सब तुरंत बाद ही उप प्रधानमंत्री बन गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 50 में इनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ 47 लिख रहा है, 47 के ठीक 20 साल बाद 67, और यहाँ ये ख़त्म किस पे हो रहा है मोरारजी देसाई 69 पे, तो 69 की ठीक 10 साल बाद 79, फिर 79, 79, फिर 89, फिर 90, फिर 2002। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 47 के 20 साल बाद 67 और 69 के 10 साल बाद 79, 79 के 10 साल बाद 89।